हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलियन। और आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे चलिए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रासरण के बारे में कि प्रासरण क्या होता है। साथ में हम क्या पढ़ेंगे विसरण के बारे में कि विसरण क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रासरण दाब ये आरएमपीएम है टॉपिक आज का। आरएमपीएम मतलब 100% एग्जाम में आएगा, 100% एग्जाम में आने वाला टॉपिक है प्रासरण दाब। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, बहुत अच्छे से कॉपी पेन उठा लेनी है और लिखना शुरू करना है बहुत ही अच्छे से। साथ में इसके ऊपर जो हम न्यूमेरिकल कराएंगे उसको भी समझना है। और हम क्या पढ़ेंगे प्रासरण दाब पर आधारित आंकिक प्रश्न। हाँ, प्रासरण दाब पर जो न्यूमेरिकल्स फॉर्म होंगे, न्यूमेरिकल्स बनेंगे, उसको भी आज हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा प्रासरण के बारे में कि प्रासरण क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं डेली लाइफ के अंदर प्रासरण का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे हम जब चने भिगोते हैं या छोले भिगोते हैं तो आप देखते हो कुछ समय बाद छोले फूल जाते हैं, होता है नहीं होता है। हाँ, ये घटना प्रासरण है। हम अगर किशमिश को पानी के अंदर डाल दें तो आप देखो किशमिश फूल जाएगी, ये घटना प्रासरण है। और क्या प्रासरण है घटना भाई, अचार जो होता है अचार, हाँ अगर उसको मैं नमक के सॉल्यूशन में डाल दूं, डालते हैं ना अचार डालते हैं जब हम घर के अंदर, तो क्या करते हैं उसको NaCl विलियन में डालते हैं अचार को। किस वजह से? ताकि अचार के अंदर जो पानी है वो निकल जाए। तो अचार क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है। ये घटना बेटा प्रासरण, ये घटना क्या है प्रासरण। तो ऐसी डेली लाइफ में प्रासरण की बहुत सारी घटनाएं हुआ करती है। तो आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं बेटा। हमारे पास मान लीजिए कंटेनर है, ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने पानी भर रखा है बेटा, जल है, ये जल है बेटा। इसके अंदर हमने क्या भर रखा है, जल। ठीक है, अब इस जल के अंदर हमने डाल दिए किशमिश, ये किशमिश है बेटा। मान लीजिए क्या है बेटा, हमारे पास किशमिश है, किशमिश, राइट। हाँ, पानी के अंदर हमने किशमिश डाल दी। तो अब यहां पर क्या होगा, किशमिश के ऊपर एक छोटी सी झिल्ली होती है, आपने देखा भी होगा, जैसे अंडे के ऊपर एक झिल्ली होती है, ऐसे किशमिश के ऊपर भी बारीक सी एक झिल्ली होती है। उस झिल्ली को हम नाम देते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या नाम देते हैं बेटा उसको? अर्धपारगम्य झिल्ली। क्लियर है बात? हाँ, तो ये बात दिमाग में होनी चाहिए आपके कि किशमिश के ऊपर क्या होती है, एक बारीक सी झिल्ली होती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब सुनो, तो ये जो झिल्ली है ना, इसके ऊपर जो किशमिश के ऊपर झिल्ली है बेटा, वो झिल्ली और ये जो पानी है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में एक दीवार का काम करती है। यानी के हमारे पास अगर मैं कहूं ये किशमिश की झिल्ली है, तो किशमिश के इधर तो पानी है और किशमिश की झिल्ली के उधर मतलब किशमिश की सांद्रता है, जो किशमिश की क्या होगी, सांद्रता होगी। तो एक दीवार का काम करेगी। इसको समझा अच्छे से बेटा, क्लियर है बात? बहुत अच्छा। अब समझो इस बात को। क्या होगा जब कुछ समय बाद आप देखोगे, कुछ टाइम बाद, तो क्या होने वाला है, पानी बाहर से किशमिश के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? बाहर से पानी कहां जाएगा बेटा, किशमिश के अंदर, जिससे किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। जिससे किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी बेटा। होता है नहीं होता है? हाँ, किशमिश का फूलना क्या, कौन सी घटना कहलाती है, प्रासरण कहलाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, आइए इसको समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है बेटा, ध्यान से समझना, ऐसा इसलिए होता है, जो प्रासरण होता है ना, प्रासरण के अंदर विलायक के कण गति करते हैं। ये बात आपको बताओ, विलायक के कण क्या करते हैं बेटा, गति करते हैं। अब गति करते कहां से कहां को हो रहे हैं, ये समझना है आपको। पहली बात, प्रासरण में क्या होगा, विलायक के कण गति करेंगे। विलायक के कण कहां से कहां गति करेंगे बेटा, कम सांद्रता वाले विलयन से। ये बात नोट कर लेना अच्छे से, वैसे तो डेफिनेशन में पता चल जाएगी। कम सांद्रता वाले विलयन से
अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। क्लियर है बात बेटा? हाँ, प्रासरण में क्या होता है, विलायक के कण की गति होती है, कहां से कहां को होती है बेटा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। जिसकी सांद्रता कम होगी वहां से विलायक के कण गति करेंगे, जिसकी सांद्रता ज्यादा होगी उस ओर को। क्लियर है? लेकिन ये जो गति होती है ना, ये जो गति होती है किसमें से होगी बेटा, अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होगी। इसका मतलब प्रासरण के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना कंपलसरी है। यानी कि जो विलायक के कण है ना, ये गति करेंगे किस झिल्ली में से करेंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली में से। प्रासरण क्रिया वही होगी जहां पर क्या होगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली होगी। अब सुनो बेटा अच्छे से, आपने देखा अगर मैं बात करूं यहां पर किशमिश की झिल्ली की, किशमिश की बात करूं तो हमने क्या, किशमिश की सांद्रता C2 है। किशमिश की सांद्रता कितनी है बेटा, C2। पानी जो पानी हमने ले रखा है, जिसमें डाल रखा है, पानी की सांद्रता C1 है। तो आप मुझे बताओ, पानी तो कम गाढ़ा होगा, किशमिश ज्यादा गाढ़ी होगी या नहीं होगी? इसका मतलब मैं बोल सकता हूं C2 ज्यादा होगा C1 से, C2 ज्यादा होगा C1 से। भाई किशमिश की सांद्रता ज्यादा होगी पानी की सांद्रता से, तो अगर बेटा किशमिश की सांद्रता ज्यादा है, पानी की सांद्रता कम है, तो विलायक के कण कहां से कहां को गति करते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो कम सांद्रता तो पानी की है, अधिक सांद्रता किशमिश की है, तो कम से अधिक की ओर ही तो गति होगी। इसलिए पानी बाहर से कहां जाएगा, अंदर जाएगा। बाहर से कहां जाएगा, अंदर। और जब पानी के मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे तो क्या होने वाला है, किशमिश फूल जाएगी। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रासरण कहते हैं। तो ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारी घटनाएं आप देखते हो, आप अंजीर भिगोते हैं, बादाम भिगोते हो, ऐसे बहुत सारी चीजें भिगोते हैं हम, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ये घटना भी देखते हैं हम। और कुछ ऐसी घटना देखते हैं इसके अपोजिट के, अगर मैं NaCl विलयन में डाल देता हूं तो वो चीजें सिकुड़ भी जाती है। जैसे आप इसी किशमिश को NaCl विलयन में डाल दो तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप इसको NaCl विलयन में डालोगे, समझो इसको भी, जैसे आप इसको NaCl विलयन में डालोगे बेटा, जैसे NaCl विलयन में डालोगे, मान लीजिए NaCl विलयन है, क्या ये NaCl विलयन, तो अब इसकी सांद्रता ज्यादा हो जाएगी, सांद्रता अधिक हो जाएगी NaCl की। किशमिश की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो जो किशमिश डाली हमने, सांद्रता क्या हो जाएगी, कम। मतलब अगर ये C2 है और ये अगर C1 है, तो भाई C1 ज्यादा होगा C2 से। NaCl विलयन की सांद्रता ज्यादा होगी किशमिश से, और अगर सांद्रता ज्यादा हुई तो अब क्या होगा, विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। सांद्रता कम किसकी है, किशमिश की। तो अब पानी जो है, पानी, विलायक पानी तो होगा, पानी अंदर से कहां आएगा, बाहर आएगा, पानी अंदर से बाहर। और जब पानी अंदर से निकल जाएगा तो फिर किशमिश क्या हो जाएगी बेटा, सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इस घटना को भी हम क्या बोलते हैं, प्रासरण। आई होप कि आपको प्रासरण समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं प्रासरण क्या होता है बेटा। ध्यान से देखो, विलायक के कणों का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं हम इसे SPM से प्रवाह को प्रासरण कहते हैं। मैंने बताया आपको कि प्रासरण क्या होता है, विलायक के कणों का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से प्रवाह को हम प्रासरण कहते हैं। क्लियर है बात बेटा? बहुत अच्छे। उदाहरण देखो, उदाहरण NCERT की लाइन है, बिल्कुल NCERT की, इसलिए समझो इसको। कच्चे आम का अचार डालने के लिए नमकीन जल में भिगोने पर वे संकुचित हो जाते हैं। नमकीन जल का मतलब है NaCl का विलयन। जैसे कच्चे आम को आप NaCl विलयन में डालोगे तो कच्चे आम से पानी कहां होगा, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आने लगेगा पानी, जिससे अचार क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा बेटा। दूसरा, मुरझाए फूल ताजे जल में रखने पर ताजे हो उठते हैं। जो मुरझाए फूल होते हैं ना बेटा, अगर उनको हम ताजे पानी में रख दें तो वो क्या होने लगेंगे, खिलने लगेंगे। यानी कि बाहर से पानी कहां जाने लगेगा, अंदर जाने लगेगा, जिसकी वजह से पानी मिलेगा उसे और वो फूल जाएंगे, यानी कि ताजे हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आया है नीट 2016 में, इसी के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर। ये जो लाइन है, क्या कहा था, अचार बनाने के लिए कच्चे आम को नमक के सांद्र विलयन में रखने पर यह सिकुड़ जाता है, क्योंकि
रीजन बताना क्यों सिकुड़ जाता है। चेक करो बेटा, परासरण, ये प्रासरण है, प्रसारण नहीं है बेटा, ये क्या है, परासरण। परासरण, प्रासरण के कारण यह जल ग्रहण करता है, मतलब प्रासरण के कारण यह जल ग्रहण करता है क्या, नहीं, ये जल निकालता है। सिकुड़ रहा है तो जल निकालता होगा ना, प्रासरण के कारण क्या कर रहा होगा, जल अपने अंदर से निकाल रहा होगा। जल अंदर सांद्रता ज्यादा होगी, बाहर सांद्रता ज्यादा होगी क्योंकि NaCl का विलयन है, अंदर सांद्रता क्या होगी, कम होगी, तो पानी अंदर से कहां आएगा, बाहर आएगा, जिससे वो अचार सिकुड़ जाएगा। क्लियर है बात, तो नहीं, ग्रहण नहीं करता बल्कि निकालता है। दूसरा ऑप्शन देखो, प्रासरण के द्वारा यह जल खोता है, हाँ, प्रासरण के कारण इसमें जल की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जल खोता है, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये आंसर होगा। बाकी देख भी लेते हो, प्रतिलोम प्रासरण के कारण यह जल खोता है, यह जल खोता है। भाई प्रतिलोम प्रासरण नहीं हो रहा यहां पर क्या होगा, प्रासरण होगा। यहां भी प्रतिलोम है तो ये दो ऑप्शन तो पॉसिबल है ही नहीं, इन दोनों में से कोई एक था, या तो वो जल ग्रहण करेगा या वो जल निकालेगा, यानी कि जल खोगा। तो इसमें क्या होगा बेटा, जल खोता है। जब आप अचार को NaCl विलयन में डालोगे, NaCl की सांद्रता ज्यादा होगी, अचार की सांद्रता, मान लिया अचार है, अचार की सांद्रता क्या होगी, कम होगी, तो C2 कम होगा C1 से, तो क्या होगा, पानी अंदर से कहां आएगा, बाहर, तो अचार क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे चलते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं बेटा, अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसका पता भी होना जरूरी है। ऐसी झिल्लियां जो अपने में से केवल विलायक के कणों को तो जाने देती है, विलय के कणों को जाने नहीं देती, ऐसी झिल्ली को हम बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। बहुत ही स्मॉल होल होते हैं, बहुत ही छोटे होल होते हैं, उन होल से केवल विलायक के कण तो चले जाते हैं लेकिन विलय के कण नहीं जाते। तो ध्यान से देखो, वह झिल्ली जिसमें विलायक के अणु आर पार हो जाते हैं परंतु विलय के अणु आर पार नहीं होते, अर्ध पारगम्य झिल्ली मतलब SPM झिल्ली कहलाती है। विलय के कण तो आर पार हो जाएंगे लेकिन विलय के कण नहीं आर पार होंगे, तो यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली में से केवल किसके अणु गति कर सकते हैं, विलायक के कण गति कर सकते हैं, विलायक के अणु गति कर सकते हैं। उदाहरण जैसे किशमिश की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, अंगूर की झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, ये आर्टिफिशियल होती है बेटा। ये क्या होती है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, कृत्रिम झिल्ली, मनुष्य के द्वारा बनाई गई झिल्ली है बेटा, ये कृत्रिम झिल्ली है, ठीक है। हाँ, कॉपर फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होगा, CuFeCN6, CuFeCN6, कॉपर फेरोसाइनाइड, सॉरी Cu2FeCN6, 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 Cu2 है बेटा, सही कर लेना इसको, ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। क्लियर है बात, ये सब क्या है हमारे पास, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। चलिए आगे चलते हैं, इसे सही कर लेना। इसके बाद बात करते हैं विसरण। विसरण क्या होता है, प्रासरण का अपोजिट होता है विसरण। आपने देखा प्रासरण में क्या हुआ, विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, यहां पर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से। यहां पर विसरण में क्या होगा, विसरण में विलय के कण गति करेंगे और कहां से कहां को, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेंगे, अधिक से कम की ओर। तो विसरण में क्या होने वाला है, विसरण में क्या होने वाला है, किसी विलय के को विलायक में घोलने पर, जब हम किसी विलय को विलायक में घोलते हैं, घोलने पर विलय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वयं खुद गति कर समांगी विलयन बना लेना विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। का एक उदाहरण देखो, रंग के एक क्रिस्टल को जल में डालने पर, रंग का एक क्रिस्टल है उसे जल में डाल दिया, क्रिस्टल से रंगीन तरंगे शेष जल की ओर चलने लगती है, बाकी जल की ओर चलने लगेगी और थोड़ी देर में आप देखोगे संपूर्ण विलयन कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। चेक करोगे कि वो जो कलर है वो समान मात्रा में घुल जाएगा, हर जगह रंग जो होगा वो सेम होगा, ऐसा नहीं ऊपर ज्यादा और नीचे कम, सही है, समांगी मिश्रण बना लेगा। बात समझ में आ गई होगी विसरण के लिए आपको। चलिए आगे चलिए, इंपोर्टेंट है प्रासरण तथा विसरण में अंतर, प्रासरण और विसरण में अंतर। पहला पॉइंट देखो, प्रासरण में, प्रासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। भाई प्रासरण के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है, जबकि विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है, अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है। दूसरा देखो, प्रासरण में केवल विलायक के अणु गति करते हैं, प्रासरण में किसके, प्रसारण नहीं है बेटा, ये प्रासरण है, प्रासरण में
प्रासरण में केवल किसके अनुगति करेंगे? केवल विलायक के अनुगति कर, जबकि विसरण में विलायक तथा विलेय दोनों के अनुगति कर सकते हैं। भाई जब विलेय के अनुगति करेंगे तो विलायक के भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है ना। लेकिन नेट जो गति होगी वो किसकी होगी बेटा? विलेय की होगी। कर तो दोनों सकते हैं, लेकिन नेट ज्यादा किसकी होगी? विलेय की होगी। नेट जो कुल गति होने वाली है वो किसकी होगी? विलेय की होगी। दाब आरोपित करने पर प्रासरण क्रिया को रोका जा सकता है। अगर मैं दाब लगा दूं तो दाब लगाने पर, हम जिसे प्रासरण दाब कहते हैं, वो प्रासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाता है। तो दाब आरोपित करके प्रासरण क्रिया को रोका जा सकता है, जबकि दाब आरोपित करके विसरण क्रिया को रोका नहीं जा सकता है। विसरण को नहीं रोक सकते, प्रासरण को रोक सकते हैं। चौथा पॉइंट देखो, इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें विलेय के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें प्रासरण की क्रिया द्रवों में होती है। प्रासरण की क्रिया केवल किसमें होगी? द्रवों में, जबकि विसरण की क्रिया द्रव और गैस दोनों में हो सकती है। द्रव में भी हो सकती है और गैस में भी हो सकती है। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे चलो, प्रासरण दाब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 100% एग्जाम में आने वाला टॉपिक है भाई। 100% एग्जाम में आएगा प्रासरण दाब। प्रासरण दाब क्या होता है इसको समझते हैं, ध्यान से देखना बेटा। हमारे पास ये कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर है। हमने क्या करा? दोनों को कनेक्ट कर दिया। ध्यान से देखो बेटा, और साथ में यहां पर लगा दी हमने एसपीएम झिल्ली। ये रही, एसपीएम झिल्ली, ये लगा दिया हमने यहां पर एसपीएम झिल्ली, और इसमें भर दिया बेटा हमने पानी। ये पानी भर दिया इसमें हमने। चेक करना बहुत अच्छे से, ये पानी। अब यहां पर दो सॉल्यूशन है बेटा। ये एक विलियन फर्स्ट है, विलियन फर्स्ट, और ये विलियन सेकंड है, विलियन सेकंड। अब हमने क्या करा, ध्यान से समझना इसको। हमने क्या करा बेटा, यहां से फ्लो होने लगेगा पानी, इधर से भी, ऐसे भी। अब विलायक के कण गति कर सकते हैं, केवल किसके? विलायक के कण। तो चेक करना बेटा, यहां पर मैंने कहा इसकी सांद्रता C1 है, इसकी सांद्रता C2 है। हम कह रहे हैं C1 ग्रेटर देन है C2। C1 ज्यादा है किससे? C2 से। अगर C1 ज्यादा है C2 से, तो मैंने आपसे कहा था प्रासरण क्रिया कहां होती है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। कम सांद्रता इधर है ना, तो प्रासरण क्रिया यानी कि विलायक के कण यहां से इधर गति करेंगे, विलायक के कण ऐसे गति करने लगेंगे, ऐसे गति करनी। बस विलायक के कण को रोकना है, इसकी गति को रोकना है। इसकी गति को रोकने के लिए हम जो दाब लगाएंगे उसी को बोलते हैं प्रासरण दाब। अब मैं किधर लगाऊंगा? इधर से तो गति हो रही है ना, तो इधर लगाऊंगा ना भाई। अगर कोई उधर से आ रहा है तो मैं इधर आके तो रोकूंगा उसको। ऐसे इधर से गति हो रही है तो मैं इधर साइड खड़ा होकर क्या लगाऊंगा? दाब लगाऊंगा, इधर साइड आके। जब मैं दाब लगाऊंगा तो ये विलायक के कण उधर चले जाएंगे, तो इनकी गति को रोकने के लिए विलयन की ओर, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, मैं ऐसा बोलूंगा, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, वाले विलयन की ओर जो दाब लगाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रासरण दाब कहते हैं। यानी कि अगर यहां पर P बाह्य है तो यहां पर P बाह्य प्लस पाई होगा। पाई मतलब प्रासरण दाब, बाह्य से अधिक दाब लगाना पड़ेगा। और वो जो दाब मैं लगाऊंगा यहां, किसके लिए लगा रहा हूं दाब? ताकि प्रासरण क्रिया रुक जाए। वो रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं?
प्रासरण दाब बोलते हैं। तो चेक करो, विलायक के कणों का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से, एसपीएम में से, अर्ध पारगम्य झिल्ली में से प्रवाह को रोकने के लिए अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जो दाब लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए देखते हैं बेटा, प्रासरण दाब चेक करो बेटा। विलायक के कणों का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से प्रवाह को रोकने के लिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली में से प्रवाह को रोकने के लिए अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जो दाब, जो न्यूनतम दाब, जो कम से कम दाब लगाएंगे, जो न्यूनतम दाब लगाया जाता है उसे प्रासरण दाब कहते हैं। अब ये जो प्रासरण दाब है ना, ये एक अणुसंख्यक गुण है। ये डिपेंड करेगा विलेय की मात्रा पर, विलेय के कणों की संख्या पर, उसकी प्रकृति पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ध्यान सुनो, प्रासरण दाब एक अणुसंख्यक गुण है जो कि विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर। विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स विलेय के कितने डिसॉल्व कर रखे, कितने घोल रखे, जितने ज्यादा विलेय के पार्टिकल्स होंगे प्रासरण दाब भी उतना ही ज्यादा होगा। कॉमन सेंस, मतलब छोटी सी बात में अगर कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, जितनी विलेय की मात्रा ज्यादा घोलोगे उतनी ज्यादा सांद्रता होगी, और जितनी ज्यादा सांद्रता होगी प्रासरण दाब उतना ज्यादा होगा। यानी कि प्रासरण दाब को सांद्रता से प्रभावित किया जा सकता है। सांद्रता चेंज होगी तो प्रासरण दाब चेंज होगा। सांद्रता अगर बढ़ेगी तो प्रासरण दाब बढ़ जाएगा, सांद्रता घटेगी तो प्रासरण दाब घट जाएगा। और सांद्रता कब बढ़ती है बेटा? जब आप विलेय की मात्रा बढ़ाओगे। भाई पानी को गाढ़ा करना है, चीनी और पानी का विलयन बना रहा और पानी को गाढ़ा करना है तो चीनी तो डालोगे, जितनी ज्यादा चीनी डालोगे बताओ पानी उतना ही गाढ़ा होगा या नहीं होगा? बस ऐसे ही, यही बात है। जितनी ज्यादा मात्रा होगी ना चीनी की, प्रासरण दाब उतना ज्यादा होगा। समझ में आ गई होगी। इसे पाई या पी से प्रदर्शित करते हैं। तो पाई बराबर होगा सी आर टी। पाई बराबर क्या होने वाला है? सी आर टी। जहां बेटा सी है हमारी सांद्रता, जिसे मैं मोलरता बोल सकता हूं, और बेटा हमारा क्या है? टी क्या है? परमताप। परमताप किस में रखोगे? केल्विन में। परमताप हमेशा केल्विन रखते हैं ना। और बेटा आर क्या है? आर है हमारा विलयन स्थिरांक, विलयन कांस्टेंट, विलयन स्थिरांक। आर है हमारा विलयन स्थिरांक। बात समझ में आ गई कि डेफिनेशन आपको? चलिए आगे चल, तो बात लिख लेना बेटा अच्छे से। अब यहां पर बात करें प्रासरण दाब के नियम के बारे में, प्रासरण दाब के नियम, और इन्हीं नियम के ऊपर हम क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूमेरिकल। तो इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। प्रासरण दाब के नियम, पहला नियम है बॉयल वॉन ऑफ नियम। बॉयल वॉन ऑफ नियम। बॉयल ने क्या कहा बेटा? बॉयल ने कहा अगर हम स्थिर ताप रख दें, स्थिर ताप पर, तो किसी भी विलयन का जो प्रासरण दाब है ना वो उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। जो मैं बात अभी बता रहा था कि प्रासरण दाब क्या होता है? सांद्रता के समानुपाती। सांद्रता बढ़ाओगे प्रासरण दाब बढ़ेगा, सांद्रता घटाओगे प्रासरण दाब घटेगा। सही है? तो किसी भी विलयन का जो प्रासरण दाब होगा, ताप स्थिर होना चाहिए वहां का, ताप स्थिर हो, तो किसी भी विलयन का प्रासरण दाब सांद्रता क्या होता है बेटा? समानुपाती होता है। बात क्लियर है? समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छे। चेक करो, यदि विलयन का प्रासरण दाब पाई तथा विलयन की सांद्रता सी हो तब पाई समानुपाती है सी के। इसे समीकरण हमने 1 कह दिया। दूसरा नियम है चार्ल्स वॉन हॉफ नियम। चार्ल्स क्या कहते हैं? अगर स्थिर सांद्रता कर दो, सांद्रता नहीं चेंज करे, स्थिर सांद्रता पर किसी भी विलयन का जो प्रासरण दाब है ना वो परम ताप के समानुपाती होता है। ताप बढ़ाओगे प्रासरण दाब बढ़ेगा, ताप घटाओगे प्रासरण दाब घटेगा। तो किस स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का जो प्रासरण दाब है वो उसके परम ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। यदि विलयन का प्रासरण दाब पाई तथा परम ताप टी हो तो पाई समानुपाती होगा किसके? टी के। अब इसे समीकरण 2 कह दिया। इन दोनों नियमों को हमें क्या करना है बेटा? इन दोनों नियमों को हमें जोड़ना है, संयुक्त करना है। तो चेक करो, दोनों उपरोक्त दोनों नियम को क्या करने पर? संयुक्त करने पर। जब आप दोनोगे तो पाई समानुपाती था बेटा सी के, पाई समानुपाती था टी के, तो मैं बोल सकता हूं पाई समानुपाती होगा सी टी के। होगा नहीं होगा? चेक करो, पाई जो है वो समानुपाती किसके है? सी टी के।
समानुपाती का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिससे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आर, तो पाई बराबर हो गया सी आर टी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन। आपसे कहेगा प्रासरण दाब और सांद्रता में संबंध बताओ, तो आपको बताना चाहिए प्रासरण दाब और सांद्रता में संबंध के पाई बराबर होता है सी आर टी। पाई बराबर सी आर टी, सी आर टी, जहां पाई क्या है प्रासरण दाब, सी क्या है सांद्रता, कौन सी वाली मोलरता। आर या एस, या तो भाई इसे आर कहूंगा या फिर मैं एस भी बोल सकता हूं। एस क्या है विलियन स्थिरांक, जिसका मान कितना होगा 0.0821 लीटर एटीएम कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और टी क्या बेटा परमताप, जिसका मान हमेशा किस में रखेंगे हम कैल्विन में रखने वाले हैं, कैल्विन में। समझ में आ रही है बात सारी अच्छे से, क्लियर है, समझ लो। पाई समानुपाती था सीटी के समानुपाती का साइन आया आर आ गया, आर कांस्टेंट आ गया, आर स्थिरांक है मैंने बता दिया, आर और एस कौन सा स्थिरांक है बेटा विलियन स्थिरांक। चलिए अब इससे आगे चलते हैं, कुछ आगे फॉर्मूले बनाते हैं। इसमें समीकरण हमने 3 कह दी, समीकरण 3 ध्यान रखना बेटा, आगे चलते हैं। तो जो हमारी समीकरण 3 थी नोट करना इसे, पाई बराबर सी आर टी, यही था ना समीकरण 3। चलिए चूंकि मैं जानता हूं बेटा सी मतलब मोलरता, सी का मतलब मोलरता, वो होता है एन अपॉन कैपिटल वी, और कैपिटल वी किस में होना चाहिए लीटर में। मोलरता क्या होती है मोल बाई मोल्स बाई वॉल्यूम, आयतन, और आयतन किस में लीटर में। तो मैं सी की जगह क्या रख सकता हूं एन अपॉन वी रख सकता हूं। तब समीकरण 3 से आप देखोगे पाई बराबर एन अपॉन वी गुना आर टी, वी गुना आर टी। वी को दे ले जाओ तो मैं इसे लिख सकता हूं पाई वी बराबर एन आर टी, पाई वी बराबर एन आर टी। एक समीकरण आपको ये याद रखना, ये रिलेशन है आयतन और प्रासरण दाब के बीच, वो रिलेशन है, ये रिलेशन है सांद्रता और प्रासरण दाब के बीच। तो अगर न्यूमेरिकल के अंदर उसने सांद्रता दी तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करें, और अगर आयतन दिया तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करें, और करके। और आपको पता होना चाहिए जो मोल होते हैं वो होता है भार बटे अणुभार या फिर मोलर द्रव्यमान, अणुभार या फिर मोलर द्रव्यमान। तो मैं एन की जगह W अपॉन एम रख सकता हूं, तो जब मैं रखूंगा तो क्या आएगा पाई वी बराबर W अपॉन एम गुना आर टी। ये संबंध है प्रासरण दाब और मोलर द्रव्यमान के बीच, जहां बेटा हमारा स्मॉल एम क्या है मोलर द्रव्यमान। किसका मोलर द्रव्यमान है विले का मोलर द्रव्यमान, विले का मोलर द्रव्यमान, विले का मोलर द्रव्यमान। समझ में आ रही है बात। स्मॉल डब्ल्यू क्या है विले का द्रव्यमान या फिर विले का भार। पाई क्या बेटा प्रासरण दाब, और वी क्या है विलियन का आयतन, किस में होना चाहिए लीटर में, विलियन का आयतन, आयतन किस में होगा बेटा लीटर में। आर आपको पता है विलियन स्थिरांक, आर हमारा क्या है विलियन स्थिरांक, विलियन स्थिरांक। और टी क्या है बेटा टी हमारा परमताप, टी हमारा क्या है परमताप। आर की वैल्यू फिक्स है, आर की वैल्यू कितनी होने वाली है, आर की वैल्यू होने वाली 0.0821 लीटर एटीएम कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। भाई ये आर की वैल्यू फिक्स है बेटा। तो 3 फॉर्मूले अब आपको पता हो, 3 फॉर्मूले कितने बेटा 3 फॉर्मूले आपको पता हो, 3 फॉर्मूले। एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 3 फॉर्मूले पता। ये कब यूज करेंगे हम, ये कब यूज करेंगे जब उसने सांद्रता दी और प्रासरण दाब पूछे, यानी कि सांद्रता और प्रासरण दाब में रिलेशन। ये कब यूज करेंगे जब आयतन दे और प्रासरण दाब पूछे। ये कब यूज करेंगे जब वो मोलर द्रव्यमान की बात करे, मोलर द्रव्यमान की बात करे और प्रासरण दाब दे, या प्रासरण दाब दे मोलर द्रव्यमान की बात कर ले, इन दोनों में से कोई एक। तो तीनों फॉर्मूले के बारे में आपको पता हो, नोट कर लो, फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल पे चलते। तो नोट कर लिया होगा आपने, चलें आगे चलते। क्वेश्चन फर्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन फर्स्ट चेक करो। वो कह रहा है
27 डिग्री सेल्सियस पर डेसीमोलर, मोलर सांद्रता होती है, सांद्रता दे दी, यूरिया विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। आर का मान ये है। उसने कहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसीमोलर यूरिया विलयन का प्रासरण दाब निकालो। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। प्रश्न अनुसार चेक करो, प्रश्न अनुसार उसने दिया है परमताप 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसे डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में। तो 273 जोड़ूंगा, और जैसे 273 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, हाँ 300 केल्विन। तो टी हमारा 300 केल्विन। आगे दिया है डेसीमोलर, भाई मोलरता दे दी, मोलरता मतलब सी, सी दे दिया। डेसी, डेसी का मतलब होता है 1/10, डेसी का मतलब 1/10, यानी कि उसकी मोलरता कितनी दे दी बेटा, 1/10 दे दी। फिर क्या कह रहा है, यूरिया विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात करो। भाई पाई पूछ रहा है, पाई पूछ रहा है, साथ में उसने आर दिया है, आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब सुनो, सांद्रता दी है, प्रासरण दाब पूछ रहा है, तो दोनों के बीच रिलेशन आपको बताना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि भाई पाई बराबर होता है CRT। यही तो रिलेशन पढ़ा भी हमने कि पाई बराबर क्या होता है बेटा, CRT। अब मुझे पाई निकालना है, सी कितना दिया है भाई, सी दिया है 1/10 गुना 1/10। आर कितना दिया है, आर है बेटा 0.0821 गुना टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, 300 केल्विन। अब जब मैं इसकी और इसकी गुना करता हूं, कर लेना बेटा आप, तो आएगा 24.6। कितना आएगा बेटा, 24.6, कर लेना गुना 24.6। अब 24.6 को 10 से डिवाइड करना, तो एक पॉइंट और इधर किसका दो, तो पाई कितना आ जाएगा बेटा, पाई आ जाएगा 2.46। दाब का मात्रक कितना होगा, वायुमंडल, वायुमंडल मतलब ATM। क्लियर है, न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा कैसे करना है। चलिए नोट करो, फिर आगे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से समझे। वो कह रहा है सुक्रोज है जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11 के 0.025 मोल को जल में घोलकर विलयन का आयतन 500 ml कर दिया गया। आयतन दे दिया बेटा, सुक्रोज विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस पर प्रासरण दाब ज्ञात करो। भैया स्टार्टिंग से देखो क्या क्या दे रखा है। उसने कहा है कि सुक्रोज के मोल दे दिए। अब प्रश्न अनुसार अगर हम देखें, सुक्रोज के मोल, मोल को डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से। मोल को किससे डिनोट करते हैं बेटा, स्मॉल एन से। स्मॉल दे दिया 0.025, दे दिया नहीं दे दिया। फिर आगे क्या कहा उसने, घोल कर विलयन का आयतन V दे दिया, V कितना 500 ml। भैया लीटर में कन्वर्ट करना है, तो M हटाने के लिए 1/1000। M का मतलब क्या होता है बेटा, मिली का मतलब होता है 1/1000। M हटाओ 1/1000, मतलब मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दो, 1000 से डिवाइड। तो जैसे 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट इधर खिसकेगा, तो कितना आएगा 0.5 लीटर। चेक कर लो ना, 1000 से भाग कर दो 500 को, चलेगा नहीं, पॉइंट लाके उतारोगे। अब चलेगा कितनी बार, 5 बार, 1000 पंजे 5000, 0.5 लीटर। कितना आ गया बेटा, 0.5 लीटर कर देगा। सुक्रोज विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस, टी दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। भाई परम ताप में रखूंगा ना, 300 केल्विन। और क्या ज्ञात करना है, प्रासरण दाब निकाल, पाई फाइंड आउट करना। अब मोल दिए हैं, मोल दिए हैं बेटा, और पूछ क्या रहा है वो मुझसे, प्रासरण दाब पूछ रहा है, और साथ में आयतन भी दिया है। आयतन दिया है ना, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, चेक करो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। चेक करो, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि जो पाई बराबर होता है, पाई भी बराबर वो होता है NRT। पाई भी बराबर NRT। पाई मुझे निकालना है, V कितना है 0.5 बराबर N कितना है 0.025 गुना R कितना है 0.0821, ये तो फिक्स है हमें पता है इतना ही होगा।
गुना टी कितना है बेटा, टी हमारा 300 केल्विन। आप यहां पे लिख सकते हो आर बराबर होगा 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। भाई आर की वैल्यू आप साइड में दिखा सकते हो। अब मुझे पाई निकालना है तो इसको अपोन में भेज दो, तो पाई बराबर चेक करो, पाई बराबर 0.025। इसकी और इसकी जब गुना होती है तो अभी बताया था मैंने 24.6 आता है, और अपोन में क्या आएगा 0.5। ये अपोन में चला जाएगा, ये कहां चला जाएगा, इसके बटन। अब आपको बताया कि पाई बराबर इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, पॉइंट हटेगा 3 जीरो नीचे, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, तो ऊपर बचा 5, 246, नीचे बचा 1000, बचा ना। अब क्या करो, 5 की गुना कर दो, 3 पॉइंट दर खिसका देना, आंसर आ जाएगा वायुमंडल में। करके बताना कमेंट आंसर क्या है, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3, इसको ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कहता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना बेटा एमएल की यूनिट, आयतन की यूनिट की अगर मैं बात करूं, आयतन आपको बताना चाहिए 1 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब के, यानी कि जहां लीटर दिया है वहां वो मीटर क्यूब दे सकता है, एक ही बात होगी। आपको बताना चाहिए 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, जहां ml दिया है वहां वो क्या दे सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, मतलब लीटर और मीटर के क्यूब बराबर है, ml और सेंटीमीटर के क्यूब बराबर है। तो उसने दिया है बेटा सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब ml दे दिया 200 ml, सीधी लैंग्वेज में 200 ml था, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब का मतलब भी ml ही है। आगे देखो, जलीय विलयन में 1.16 ग्राम प्रोटीन है। आगे 300 केल्विन पर इस विलयन का प्रासरण दाब इतना है, तो क्या है, प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना करो। भाई प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान निकालना है, पता चल गया वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। दिया है चेक करो बेटा, आयतन दे दिया सबसे पहले 200 सेंटीमीटर क्यूब, फिर क्या करा, जलीय विलयन में 1.1 ग्राम स्मॉल w 1.16 ग्राम 1.16 ग्राम प्रोटीन का बात सही है। आगे देखो 300 केल्विन पर, मतलब टी हमारा कितना दे दिया, 300 केल्विन दे दिया ना, केल्विन पर इस विलयन का प्रासरण दाब पाई दे दिया। भाई प्रासरण दाब स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 2.57 इंटू 10⁻³ बार, इतना बार दे दिया, पाया गया। तो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ये ज्ञात करना है। अब r का मान तो आपको पता ही है, r बराबर 0.0821, यही रख लो बेटा, चल जाएगा 0.0821 उसने दिया, नहीं तो हम ये रखेंगे। कैसे अब बार है बेटा, यहां पर ध्यान से देखना, बार है तो मैं से लिख सकता हूं लीटर, वायुमंडल की जगह बार लिखा जाएगा, लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब सुनो, मुझे मोलर द्रव्यमान निकालना है, प्रासरण दाब दिया है, तो अभी मैंने रिलेशन बताया था आपको, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई हम, चेक करो, पाई वी बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m गुना आर टी। अभी बताया मैंने आपको, मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो अब बताओ मुझे पाई कितना है, पाई हमारे पास 2.57 गुना 10⁻³ गुना v कितना है बेटा, v है 200 सेंटीमीटर क्यूब, इसे लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 3 पॉइंट इधर खिसकाना पड़ेगा, तो 0.2 लीटर। ml मान लो ना इसे, ml तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, जब 200 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 लीटर आ जाएगा। तो v कितना बेटा, 0.2 लीटर बराबर, चेक करते रहो बेटा, स्मॉल w है हमारे पास 1.16, मुझे मोलर द्रव्यमान निकालना है, गुना r है 0.0821 गुना, और बेटा t कितना है 300 केल्विन, 300 केल्विन, चेक करो 300 केल्विन, सब कुछ वैल्यू पुट कर दी। अब सुनो, m को इधर ले जाओ और इस सारी वैल्यू को बट्टे में ले जाओ, तो m बराबर
चेक करना बेटा, 1.16 गुना इसके और इसकी गुना जब हम करते हैं तो आता है 24.6, ये याद रखना, अपॉन 2.57 गुना 10⁻³ गुना 0.2। अब आप कर लोगे कैलकुलेशन खुद से भाई, 2 डिजिट के बाद पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, खत्म। तो m बराबर आ जाएगा 116 गुना 24.6 बटे 25 गुना 257 गुना 2 गुना 10⁻³ अब आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, अनुभार बताना क्या आएगा इसका आंसर कमेंट करके, ठीक है बेटा। याद रखना अनुभार का जो मात्रक आएगा ना यहाँ पर ग्राम मोलर द्रव्यमान का, वो आएगा बेटा ग्राम प्रति मोल। आंसर जो आएगा लगभग 60,000 समथिंग कुछ आएगा, 60,000 समथिंग। क्लियर है, करना बेटा, इसका कर लोगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये क्वेश्चन। 27 डिग्री सेल्सियस पर 2% यूरिया विलयन का प्रसारण दाब ज्ञात कीजिए। आर के वैल्यू दे दिए। अब सुनो, ये 2016 में भी आया, 2023 में भी आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2% यूरिया विलयन का मतलब क्या है, तो चेक करो। 2% यूरिया विलयन का अर्थ है कि ये जो 2% यूरिया विलयन है ना, इसका मतलब है कि 2 ग्राम यूरिया 100 ml विलयन में घुला है, 100 ml विलयन में घुला है। स्टार्टिंग में जब सांद्रता पढ़ाई थी तो बताया था 100 ml विलयन में घुला है। इसका मतलब ये है बेटा, ये जो 2% यूरिया विलयन है ना, इसका मतलब है कि 2 ग्राम यूरिया 100 ml विलयन में घुला हुआ है। अब चेक करो कि हमें क्या क्या वैल्यू दे दी गई, दिया है। सबसे पहले ताप देखो 27 डिग्री सेल्सियस, तो टी दे दिया बेटा 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 कैलोरी। फिर यहां चेक करो यूरिया का भार स्मॉल डब्ल्यू दे दिया 2 ग्राम, आयतन दे दिया 100 ml, ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 लीटर, 1000 से डिवाइड कर देना 0.1 लीटर आ जाएगा, राइट। आगे देखो बेटा, प्रसारण दाब पूछ रहा है, पाई पूछ रहा है, प्रसारण दाब ज्ञात करो। साथ में आर की वैल्यू दे दी 0.0821 लीटर एटीएम कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब एक चीज रहेगी ग्राम मोलर द्रव्यमान, एक चीज रहेगी बेटा मोलर द्रव्यमान। तो यूरिया का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। यूरिया का मोलर द्रव्यमान जिसे हम अणुभार भी बोलते हैं, स्मॉल m बराबर, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। और जब निकालोगे तो कितना आएगा 60 ग्राम प्रति मोल। भाई नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार 14 होता है, बहुत बार निकाल लिया हमने 14, एक का एक तो 2 का 2, 14 और 2 16, कार्बन का 12, 16 और 12 28, फिर ऑक्सीजन का 16 होता है तो 44, फिर नाइट्रोजन का 14 58 और हाइड्रोजन का एक का एक 2 का 2 58 और 2 60, तो 60 ग्राम प्रति मोल। सारी वैल्यूज है मेरे पास और मुझे ऐसे क्या फाइंड आउट करना है, प्रसारण दाब। तो चेक करो, चूंकि हम जानते हैं पाई वी बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुना आर टी, ये वाला फॉर्मूला। अब मुझे बताओ पाई मुझे निकालना है, वी कितना है 0.1, स्मॉल डब्ल्यू कितना है बेटा 2 ग्राम, मोलर द्रव्यमान है 60, आर कितना है 0.0821 और टेम्परेचर कितना है 300 कैलोरी। 300 कैलोरी, सब बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। इसे बटन भेज दो तो पाई बराबर 2 गुना, इसके और इसके जब गुना करोगे तो कितना आएगा 24.6 बटे 60 गुना 0.1, पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो पाई बराबर 2 गुना 246 बटे 60, 2 से काटोगे 30 आ जाएगा बेटा, 3 से काट दोगे इसे 10, 3 से कटेगा 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 82, तो लगभग आ जाएगा 8.2 वायु, 8.2 एटीएम, 8.2 एटीएम। क्लियर है बात, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन जैसा है, इसे आप खुद करोगे। 30 डिग्री सेल्सियस पर 30 डिग्री सेल्सियस पर 3% यूरिया विलेन का प्रसारण दाब ज्ञात कीजिए, आर का मान ये है। भाई आपके उसने 27 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया बल्कि 30 डिग्री सेल्सियस दिया, उसने 2% नहीं दिया 3% दे दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफरेंस कर दिया, बाकी तरीका बिल्कुल सेम है। तो आप खुद भी कर सकते हो, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे, कमेंट करके बताना कि आंसर क्या है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका अनुभार 342 है कि 1% जलीय विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस पर प्रसारण दाब इतना mm, याद रखना mm पाया गया। विलयन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। मुझे विलयन स्थिरांक का मान ज्ञात करना है और विलयन स्थिरांक का मान होता है कितना है? 0.0821। तो वही आंसर आने वाला है। तो मुझे आंसर तो पता चल गया। आगे देखो बेटा, एक वायुमंडल बराबर होता है 760 mmHg के, यानी कि चेक करो अब इस क्वेश्चन को, करें भाई? चलिए जो वैल्यू दे रखी लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या वैल्यू दिया है उसने? अणुभार दे दिया, अणुभार मतलब मोलर द्रव्यमान 342। फिर क्या दिया? 1% जलीय विलयन का भार मतलब स्मॉल w तो 1 ग्राम, आयतन भी कितना? 1 ग्राम कितने ml में घुला होगा? 100 ml में, मतलब 0.1 लीटर में। यही तो बात है, 1 ग्राम कितने ml में घुला होगा? अगर 1% है तो 100 ml में घुला होगा, और 100 ml का मतलब है 0.1 लीटर। मुझे यूनिट चेंज करनी, लीटर में रखना है। साथ में दिया है 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो टी दिया 27 डिग्री सेल्सियस, जिसे मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा? 300 केल्विन। पर प्रसारण दाब दे दिया पाई, कितना बेटा? 546.7 mm। लेकिन मुझे रखना किसमें होता है? वायुमंडल में। इसलिए उन्होंने दिया है कि एक वायुमंडल किसके बराबर है? 760 mmHg के बराबर है। तो मुझे इसे वायुमंडल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा किससे बेटा? 760 mmHg के। तो mmHg से mmHg खत्म हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा वायुमंडल में। एक वायुमंडल 760 mmHg के होता है ना। तो जब इसे डिवाइड करोगे तो लगभग आंसर क्या आएगा? पाई बराबर 0.719, इतना वायुमंडल, इतना एटीएम। तो मैंने क्या करा? इस mmHg को कन्वर्ट करा बेटा वायुमंडल में, और जब कन्वर्ट करा तो कितना आया? 0.179 एटीएम। कर लेना बेटा, हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब सारी वैल्यूज है। अब चूंकि मैं जानता हूं, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा? पाई वी बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m गुना आर टी। पाई मुझे पता है कितना? 0.719 है। आयतन कितना है? 0.1 है। स्मॉल w कितना है बेटा? स्मॉल w हमारे पास 1। मोलर मास कितना है? 342। आर मुझे निकालना है, टी मेरे पास कितना है? 300 कैलोरी। आर निकालना है। आंसर पता है आपको? आंसर क्या होने वाला है? 0.0821। आंसर पता है? चेक करो। अब मैं क्या करूंगा? इसको इसमें गुना करूंगा, तो 300 गुना आर बराबर होगा 0.719 गुना 0.1 गुना 342। सही है। मुझे निकालना क्या बेटा? मुझे निकालना है आर। तो आर बराबर होगा 0.719 गुना 0.1 गुना 342 बटे कितना? 300। चेक करो बेटा, ये पॉइंट हटेगा तो कितने डिजिट के बाद ये पॉइंट है? 1 2 3, 3 के बाद, और एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ है 4, 4 के बाद है ना। तो टोटल नीचे 4 जीरो आ जाएगी, तो 719 गुना 1 गुना 342 बटे 300 गुना 4 जीरो नीचे आएगी बेटा, 1 2 3 और 1 4। कितने जीरो आएगी? 4। क्लियर है बात? भाई 3 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ था, पॉइंट हटा, हाँ 3 जीरो नीचे आएगी, फिर एक पॉइंट के बाद एक और जीरो नीचे आ जाएगी, तो 4 जीरो हो जाएगी। अब सुनो, ये तो एक है, एक को तो हम लिखो ना लिखो। 719 की गुना करना 342 में, जो गुना करके आएगा, अब आप इसे 3 से काट सकते हो। 3 से काट लो इसे। जैसे आप 3 से काटोगे इसे, तो ये 100 बार कट जाएगा। भाई 3 की 100 से गुना करोगे 300, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 114 बार। 114 की गुना 719 से करना, जो वैल्यू आएगी 3 जीरो, देखो 4 जीरो यहाँ है,
2 जीरो यहाँ, तो टोटल 6 जीरो है, 6 पॉइंट इधर खिसका देना और वैल्यू आने वाली क्या है आपकी, आपको पता ही वैल्यू क्या आएगी, 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, आप जानते हो ये वैल्यू। ठीक है बेटा, कर लोगे, चलिए बहुत अच्छा।